गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हर्ष एंड यू आर वाचिंग मिस्टीरियस यूनिवर्स 360। तो आज का सेशन हम होमवर्क क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो जैसा होमवर्क क्वेश्चन में था कि आपको मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना था बेंजोइक एसिड का विद द हेल्प ऑफ दीज टू experiments. 1.22 gram benzoic acid is added into two solvents and given data in 100 gram acetone. ये हमें दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो हम ये जानते हैं इसको हम थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन 1000। तो यहां से हमें मोलर मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है बेंजोइक एसिड का। तो m यहां से हम सेपरेट कर लेंगे। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए इसका यूज करते हैं। तो Kb है फर्स्ट के लिए 1.7, वेट ऑफ सॉल्यूट 1.22 into 1000 अपॉन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.17 into weight of solvent which is 100 gram। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल गिव अस 122। तो फर्स्ट केस में जो हमें मोलर मास आया वो है 122। सेकेंड केस के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो Kb 2.6 into weight of solute 1.22 into 1000 upon delta TB 0.13 into weight of solvent 100 ग्राम। तो ये और ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 244। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूं कि हमें इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना था बेंजोइक एसिड का। तो हम डायरेक्ट मेथड से देखते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। तो 7 कार्बन मीन्स 84 प्लस 2 ऑक्सीजन मीन्स 32 एंड 6 हाइड्रोजन मीन्स 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इट विल कम आउट टू बी 122। तो हमें C6H5COOH यानी बेंजोइक एसिड का हमें मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। एक मेथड से हमने किया तो 122 आया, दूसरे मेथड से किया तो 122 आया, तीसरे मेथड से किया तो 244 आया। तो एक ही चीज का दो मास हमें कैसे आ सकता है? हम जानते हैं कि बेंजीन का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है। तो उस केस में बेंजोइक एसिड जो है एक दो मॉलिक्यूल मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, जिस कारण से उसका जो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इफेक्टिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है, वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे अगर 10 पार्टिकल्स होगा सॉल्यूट का, तो अगर वो हर दो मिलके एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो वो डायरेक्ट हाफ हो जाएगा। तो उस केस में जो हमें ये 244 आ रहा है, ये इस कंबाइंड पार्टिकल का मोलर मास हमें आ रहा है 244, जो इसका डबल है। इस केस में टू अकाउंट फॉर दिस association and dissociation, Van't Hoff introduced one factor that is known as Van't Hoff factor, which is denoted as I।
तो अब हम इस आई पे डिस्कशन करेंगे इन द लाइट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस एग्जाम्पल। हमने अपने पीछे स्लाइड में देखा था कि नॉर्मल केस में जो मास था वो 122 आ रहा था, लेकिन जब एसोसिएशन हुआ, जब डाइमर फॉर्मेशन हुआ, तब मास 244 डायरेक्ट डबल हो रहा था। तो हम इस केस से इस केस में पहुंचने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मली हम इसे इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो एक केस में हमने किया तो 122 आया, दूसरे केस में 244 आया, मॉलिक्यूलर वेट 244 आया। मतलब फर्स्ट केस में एज इट इज था और सेकेंड केस में यहाँ पे 2 एडेड हो गया, यहाँ पे 2 एडेड हो गया। यानी टू अकाउंट दैट केस वी हैव टू अटैच हाफ बिफोर द एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन के पहले हमको हाफ अटैच करना होगा। और इसको आप यहां से भी समझ सकते थे कि 10 पार्टिकल्स था, उससे 5 पार्टिकल्स हो गया, हाफ हो गया पार्टिकल्स। तो हाफ हो गया पार्टिकल्स, तो हमें हाफ अटैच करना पड़ा टू अकाउंट फॉर द रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये जो हमने नॉर्मल के आगे हाफ अटैच किया, उसको जनरल केस के लिए हम लोग यहाँ पे आई अटैच करते हैं और इस आई को कहते हैं वान टूथ फैक्टर। ये फैक्टर इस केस में, सेकेंड केस में हाफ था, तो वो बता रहा था कि नॉर्मली जितना पार्टिकल्स था अब उससे कम हो गया, उससे हाफ हो गया पार्टिकल्स। और अगर ये फैक्टर 2 रहता तो हम कहते जैसे NaCl का केस है, अगर ये कंप्लीट डिसोसिएट होता तो ये Na+ और Cl- में ब्रेक होता, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने ऐड किया उसका डबल हो जाएगा पार्टिकल्स। तो उस केस में 1 to factor 2, ये कंप्लीट डिसोसिएशन का केस है। अगर यहाँ पे होता K2SO4, तो ये 2K+ और SO4 2- में ब्रेक करता, तो यहाँ पे हमने एक पार्टिकल डाला था और हमें 3 पार्टिकल सॉल्यूशन में मिला। तो इस केस के लिए 1 to factor 3 होता। ये कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए है। यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है तो 1 to factor जो है, तो फॉर डिसोसिएशन 1 to factor इज ग्रेटर देन 1। यहाँ हम देख रहे हैं नॉर्मल केस के लिए 1 to factor 1, जहां नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, जहां डाइमर फॉर्मेशन होगा जैसा पिछले केस में हुआ, या फिर एसिटिक एसिड वो एसोसिएट होगा, और एसोसिएट होगा तो डाइमर फॉर्मेशन होगा। और डाइमर फॉर्मेशन होने का मतलब कि पार्टिकल्स जितना था, 2A पार्टिकल्स हमने लिया था वो अब A2 बना लेगा, और डाइमर फॉर्मेशन हुआ तो जितना पार्टिकल्स लिया था उसका हाफ हो गया। तो इस केस के लिए 1 to factor 1/2। तो यहाँ हम नोटिस कर सकते हैं फॉर एसोसिएशन 1 to factor इज लेस देन 1, फॉर डिसोसिएशन 1 to factor is more than 1, for association 1 to factor is less than 1, and for normal case where there is no association and dissociation 1 to factor is 1। तो जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, तो नॉर्मल एक्सप्रेशन के आगे आई ऐड कर देंगे 1 to factor टू अकाउंट फॉर दीज केसेस। इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है 1 to factor के लिए, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? नॉर्मल मोलर मास तो वो हुआ जो कि जैसे NaCl है तो 35.5 प्लस 23, तो ये हो जाएगा 58.5। दिस इज द नॉर्मल मोलर मास। बट व्हाट इज द एबनॉर्मल मोलर मास? जैसा हमने पिछले केस में जाना था कि बेंजोइक एसिड का एक जगह मास आ रहा था 122, एक जगह मास आ रहा था 244। तो जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद जो हमें मास ऑब्टेन्ड होता है एक पार्टिकल का, जो इस केस में 244 था, जो नॉर्मल से डिफरेंट था, इस केस में ज्यादा था, डाइमेराइजेशन के केस में, इस केस में कम होगा, तो वो
एबनॉर्मल मोलर मास होगा, जो नॉर्मल से ज्यादा या कम हमें मिलता है ड्यू टू एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, उसको हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन, जो हमने यहाँ पे देखा था। एसोसिएशन डिसोसिएशन से पहले NaCl था 1 मोल, और आफ्टर दिस ये हो गया आफ्टर कंप्लीट डिसोसिएशन। अगर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन मानते हैं, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन मानेंगे तो यहाँ रिवर्सिबल का साइन देंगे। इनिशियली ये 1 0 और ये 0 था, और फाइनली ये माइनस अल्फा, ये प्लस अल्फा और ये प्लस अल्फा। क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है तो हम इसी में काम करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा और ये हमारे पास आएगा 1 प्लस अल्फा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन, और उससे पहले कितना था 1 मोल। तो इस केस में आई जो होगा वो हमारे पास होगा 1 प्लस अल्फा। अल्फा 1 होगा मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन, तो वहां हम जान सकते हैं कि आई 1 टू फैक्टर वो 2 होगा। अल्फा की जगह 1 रखेंगे तो वो 2 मिलेगा। अगर यहीं पे हमारे पास एसोसिएशन हो रहा है, 2x लिया हमने और वो एसोसिएट होके x2 बन गया, जैसा एसिटिक एसिड बेंजोइक एसिड के केस में। तो पहले हम मान लेते हैं 1 लिया था हमने और इनकम्प्लीट एसोसिएशन हो रहा है, तो यहां से अगर अल्फा जाएगा तो यहाँ अल्फा बाई 2 बनेगा। ये आप जानते हैं बेसिक केमिस्ट्री से। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन, तो ये होगा 1 माइनस अल्फा बाई 2, इसको ऐड करेंगे, और उससे पहले एसोसिएशन होने से पहले 1 था अपॉन 1, ये था 1/2 फैक्टर। इस तरह से आप 1/2 फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, और अभी मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा इस पर, तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, MX2 dissociates into M2 plus and X minus ions in an aqueous solution with a degree of dissociation alpha is equal to 0.5. It means अल्फा अगर 1 होता तो कंप्लीट डिसोसिएशन होता, अल्फा 1 नहीं है तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। तो MX2 जो है, MX2 वो M2 प्लस और 2x माइनस में डिसोसिएट हुआ, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था, विथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट आफ्टर डिसोसिएशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट बिफोर डिसोसिएशन, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि सॉल्यूशन में तो ये ब्रेक कर रहा है, तो जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो इस रिएक्शन से होगा। 1/2 फैक्टर ही होता है, ये जो रेशियो बोल रहा है ऑब्जर्व्ड ये जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो रेशियो इसी के बराबर होता है 1/2 फैक्टर। तो हमें 1/2 फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो इस केस में अगर हम इसका डिसोसिएशन करेंगे तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा 2 अल्फा। तो मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन 1, ये होगा 1/2 फैक्टर हमारा। इस केस के लिए 1 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/2 फैक्टर। अल्फा दिया हुआ है हाफ, 2 इंटू हाफ 1, 1 प्लस 1 2, तो 1/2 फैक्टर आपको आया है 2, तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। इस केस को आप फिर से समझ लिए। आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है रेशियो ऑफ ऑब्जर्व डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट,
टू द वैल्यू ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ आयोनिक डिसोसिएशन। मतलब आपसे पूछ रहा है कि जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसका रेशियो पूछ रहा है। और हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा था कि वो 1/2 फैक्टर के इक्वल होता है। मतलब हमसे पूछ रहा है कि आप इस रिएक्शन के लिए 1/2 फैक्टर कैलकुलेट करो। तो हमने 1/2 फैक्टर कैलकुलेट किया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। इस क्वेश्चन की क्या प्रॉपर्टी है कि इसमें हमें फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ फेनॉल दैट डाइमराइजेस। मीन्स हमें आई चाहिए होगा 1/2 फैक्टर, आपको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए गिवन है। इट मीन्स आप लिख सकते हैं आई के एफ इंटू एम। ये एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। ये आपको दिया हुआ है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज 7 केल्विन। आई आपको फाइंड करना है क्योंकि फेनॉल दैट डाइमराइजेस आपको उसका परसेंटेज निकालना है। के एफ आपको गिवन है 14। मोलैलिटी कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूट का मोल्स 75.2 अपॉन इसका मोलर मास 94, C6H5OH फेनॉल का मोलर मास 94, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। यहां पे आपको दो अननोन्स बना, एक आई जो आपको फाइंड आउट करना है और एक वेट ऑफ सॉल्वेंट जो आपको कहीं भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है और आपको जितना इंफॉर्मेशन गिवन है वो यही है। तो अब आप सोचिए कि हम दो अननोन्स के साथ इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन गलत नहीं है, इस दो अननोन के साथ हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका एक मेथड ये है कि जब आपको दिया नहीं है तो आप मान लीजिए ये एक्सेस में है और एक्सेस में है और 1 kg है, क्योंकि आपको मोलैलिटी का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो जब आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन नहीं है तो आप इसको 1 kg एज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पे 1000 ग्राम पुट करने वाला हूं। तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये इसको 0.8 टाइम्स कैंसिल करेगा, ये 2। तो आपको जो आई आएगा वो 10/16, इट मीन्स 1/1.6 गिव यू 5/8। अब पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ फेनॉल दैट डाइमराइजेस। मतलब दो फेनॉल आपके पास था, दो फेनॉल था, वो अब डाइमराइज हो गया है। तो पहले मान लेते हैं 1 मोल था और ये 0, 1 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा/2। तो अगर मैं आई लिखूं इसके लिए तो टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन और इनिशियल 1, तो 1 माइनस अल्फा/2। तो आई तो हमें पता है 5/8, 1 माइनस अल्फा/2। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 5/8 3/8, अल्फा आपको 3/4 आएगा। आपसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ फेनॉल दैट डाइमराइजेस, परसेंटेज ऑफ फेनॉल दैट डाइमराइजेस। तो ये अल्फा ही है वो कंपोजिशन फेनॉल का जो डाइमराइज हुआ है, और 1 माइनस अल्फा तो रिमेनिंग फेनॉल है आपके पास जब ये इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है तब का है ये। तो फेनॉल दैट डाइमराइजेस अल्फा और उसका आपको परसेंटेज फाइंड करना है, मींस अल्फा परसेंट आपको फाइंड करना है and it will give you 75%. This is your answer. इस क्वेश्चन में क्या था, आपको दो अननोन्स था और एक अननोन्स को कैसे हमने हटाया वो आप जाने,
और उसके बाद आपको परसेंटेज ऑफ फेनॉल डाइमराइजेज निकालना था। तो इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, बहुत ही डरावना क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमारे पास दो चैलेंज है। एक चैलेंज आपके लिए है कि इस क्वेश्चन को आपको खुद से कैसे सॉल्व करना है, और एक चैलेंज मेरे लिए है कि मुझको इतने स्पेस में इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अभी देखो मैं इसको इतने स्पेस में कैसे सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस क्वेश्चन। देखो लिखा है प्लॉट शोज प्रेशर टेम्परेचर कर्व फॉर टू सॉल्वेंट्स एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 क्या क्या चीज है। सॉल्वेंट एक्स के लिए ग्राफ है 1 नंबर, सॉल्वेंट वाई के लिए ग्राफ है 3rd नंबर, और दिया हुआ है एंड आइसोमोलल सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन दीज सॉल्वेंट्स NaCl completely dissociates in both। तो सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन X और सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन Y, दोनों का ग्राफ 2 और 4 है रिस्पेक्टिवली। On addition of equal number of moles of a non-volatile solute S in equal amount of these solvents, the elevation of boiling point of X is 3 times that of solvent Y। तो देखो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम यहाँ पे जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिखते हैं। जैसा हमने पिछले लेक्चर में जाना था कि प्रेशर और टेम्परेचर कर्व में जब प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी लिक्विड का जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हर सॉल्यूशन सॉल्वेंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है। तो आप ये जान सकते हैं कि जब सॉल्वेंट एक्स में हम NaCl ऐड करते हैं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप ऐसे एक फॉर्मूला लिख ले, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू I KB इंटू M। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट I KB इंटू M, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। अब इसका यूज हम करेंगे। लिखा है आइसोमोलल सॉल्यूशन, आइसोमोलल सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब M सॉल्वेंट X में और सॉल्वेंट Y का M सेम है, I भी सेम होगा क्योंकि लिखा है NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन बोथ। दोनों के लिए I 2 होगा, I सेम है M सेम है। तो डिफरेंस कहाँ आएगा? KB में डिफरेंस आएगा सॉल्वेंट X और सॉल्वेंट Y का KB डिफरेंट होगा, और TB हम यहां से जान सकते हैं 2 है और 1 है। तो हम रेशियो ले लेते हैं ताकि M और I कट जाए। तो 2/1, इस केस में 2 और इस केस में 1 है एलिवेशन। तो KX और ये KX/KY 2 है हमारे पास। अब देखो इसका यूज हम कैसे करेंगे आगे। उसके बाद लिखा है ऑन एडिशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट X, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट X मतलब डेल्टा TX इज इक्वल टू 3 times that of solvent Y, 3 times delta TY। ठीक है। इफ सॉल्यूट S is known to undergo dimerization in these solvents, if the degree of dimerization in 0.7 in solvent Y, the degree of dimerization in solvent X is। तो देखो डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन यहां पे मैं लिखता हूं, डाइमराइज होता है तो 1 माइनस अल्फा X2, सॉरी डाइमराइज होने का मतलब 2x X2 में बना और 1 माइनस अल्फा और यहाँ पे α/2। तो यहाँ I क्या मिल जाएगा 1 प्लस सॉरी इस केस में I क्या होगा 1 माइनस α/2। ये डाइमराइजेशन के लिए वैन टू फैक्टर ये चीज है। तो लिखा है सॉल्वेंट S इज नोन टू अंडरगो डाइमराइजेशन इफ डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन इज 0.7 इन सॉल्वेंट Y, और आपसे X में पूछ रहा है तो उस केस के लिए I क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.7/2 दैट इज 0.65।
0.65 होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/20। ये आई मिल गया हमें सॉल्वेंट Y में इस सॉल्यूट S का। अब हम अगर सॉल्वेंट X में आई कैलकुलेट कर ले तो फिर यही फॉर्मूला यूज करके हम अल्फा भी निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। इसके लिए हम फिर ये एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो x के लिए आई हमें चाहिए kb, मतलब x के लिए kx और m। तो यहाँ लिखा है इक्वल अमाउंट ऑफ दिस सॉल्वेंट, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन इक्वल अमाउंट ऑफ दिस सॉल्वेंट, मतलब मोलैलिटी सेम है। मोलैलिटी सेम है तो मोलैलिटी एक्सप्रेशन दोनों साइड से गायब हो जाएगा। इस 3 टाइम्स आई इस केस के लिए है 13/20 और के वाई और मोलैलिटी तो कैंसल हो चुका है। अब देखो के वाई बाई के एक्स क्या है 1/2, के वाई बाई के एक्स 1/2, के वाई बाई के एक्स 1/2 यहाँ आ जाएगा। तो आई इस केस में हो जाएगा 39/40। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 39/40। इट मीन्स अल्फा जो हमको आएगा 1 माइनस 1/40 और 2 है इस साइड, 2 कैंसल होगा तो 1/20, तो वो आ जाएगा 0.05। ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस मैंने इस क्वेश्चन को इतने में ही समराइज किया है। तो आप हो सकता है थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन नहीं किया हूं यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके इस कैलकुलेशन को समझ लें। बाकी मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। वेल आई हैव कंप्लीटेड माई चैलेंज। मैंने इसको इतने स्पेस में कर दिया है। अब आपने ये चैलेंज पूरा किया है कि नहीं ये आप कमेंट सेक्शन में लिखें। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप सिली मिस्टेक कर सकते हो, इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन में अभी क्या होने वाला है इसको समझते हैं। फॉर 1 मोलर aqueous solution of the following compounds, which one will show the highest freezing point? कौन हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट शो करेगा? द आइडिया इज कि यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो KF इंटू M इंटू आई, क्योंकि यहाँ आप देखो कि हर एक जो कंपाउंड दिया हुआ है वो अलग अलग रेशियो में ब्रेक होगा। ये 3 क्लोरीन और 1 ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें ब्रेक होगा और इस तरह से हर कोई ब्रेक होगा। तो ये एक्सप्रेशन हमने लिखा। अब 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो एक्वस सॉल्यूशन और 1 मोलर दोनों फिक्स कर दिया। ये 1 मोलर के लिए फिक्स है और ये सॉल्वेंट सबके लिए सेम है। तो जिस वजह से ये चीजें डिफर करेंगी, डिप्रेशन जिस वजह से डिफर करेगा वो है आई। मीन्स जिसका जितना ज्यादा आई होगा उतना ज्यादा डिप्रेशन होगा। फ्रीजिंग पॉइंट में जितना ज्यादा आई होगा उतना ज्यादा डिप्रेशन होगा। और आई सबसे ज्यादा किसका होगा? जो सबसे ज्यादा आयंस में टूटेगा। जैसे मैं इतने ये बड़ा बड़ा एग्जाम्पल है इसलिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे KCl है वो K प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। Al 2SO4 होल थ्राइस, ये 2Al 3 प्लस 3SO4 2 माइनस। तो ये 5 आयन दिया है और ये 2 आयन दिया है। तो 1-2 फैक्टर किसके लिए ज्यादा होगा? इसके लिए। तो सिमिलरली जिसका जो सबसे ज्यादा आयंस में टूटेगा उसका 1-2 फैक्टर सबसे ज्यादा होगा और उसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ पे नोट करेंगे आप कि वाटर का नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और जब इसमें डिप्रेशन होगा तो ये नेगेटिव होगा। तो -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। तो -2 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस में बड़ा -2 डिग्री सेल्सियस। और आपसे पूछ रहा है हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन होगा तो सबसे
कम फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा डिप्रेशन 3 डिग्री सेल्सियस का डिप्रेशन है, तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट यानी सबसे ज्यादा आयंस में जो टूटेगा उसका सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट, और जो सबसे कम आयंस में टूटेगा उसका सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे कम आयंस में ये टूटेगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। दिस वाज योर लास्ट ऑप्शन। और जिसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा ये फर्स्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे सिली मिस्टेक आप ये कर सकते थे कि आप यहाँ से इंटरप्रेट करते कि जिसका आई ज्यादा होगा उसका डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा, तो आप यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपको केयरफुल रहना होगा, ये डिप्रेशन है, तो जितना ज्यादा डिप्रेशन होगा उतना कम होगा फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम और जो हमने अभी पढ़ा है उसका यूज करेंगे। देखो कैसे इस क्वेश्चन में को करते हैं, देखो कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। If 0.1 m H2SO4 solution shows freezing point minus 0.3906 degree Celsius, then what is the Ka2 for H2SO4? तो आप जानते हैं H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फर्स्ट केस में ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा H प्लस और HSO4 माइनस में। सेकेंड केस में ये इस स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, तो ये इस तरह से डिसोसिएट होगा। अब आपको फाइंड करना है Ka2। इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको फाइंड करना है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो लेट अस से कि यहाँ C है कंसंट्रेशन इसका, तो कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा। इनिशियली ये 0 था, जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा एक्वस सॉल्यूशन में तो ये होगा C और ये हो जाएगा C। सेकेंड स्टेप में HSO4 माइनस इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होगा और यहां प्रोड्यूस करेगा ये चीज। तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन यहाँ C प्लस C अल्फा होगा और HSO4 माइनस का कंसंट्रेशन ये और SO42 माइनस का कंसंट्रेशन वो। यहां से हमें Ka2 फाइंड करना है। तो Ka2 हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन C प्लस C अल्फा, SO42 माइनस का कंसंट्रेशन C अल्फा और HSO4 माइनस का कंसंट्रेशन C1 माइनस अल्फा। C और C कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा 1 माइनस अल्फा। तो कंसंट्रेशन तो हमें नोन है, तो जो हमें फाइंड करना है वो है अल्फा। तो अल्फा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट से दिया है फ्रीजिंग पॉइंट इज माइनस 0.3906। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलालिटी। अब यहाँ लिखा है एज्यूम मोलालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी, तो मोलालिटी की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, के एफ यहां से डाल सकते हैं तो आई मिल जाएगा हमें, और आई पता चल जाएगा तो अल्फा नोन होगा और फिर हमें ये आ जाएगा आंसर। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 0.3906, आई के एफ 1.86, मोलालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी 0.1, इट विल गिव यू आई इज इक्वल टू 2.1। अब देखो आई से अल्फा कैसे निकालते हैं, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2.1। ये और ये कैंसल हो जाएगा, 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2.1 इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 0.1। ये अल्फा को आप यहां पुट करेंगे, कंसंट्रेशन 0.1, 1 प्लस अल्फा मीन्स 1.1 इंटू अल्फा 1 माइनस अल्फा 0.9। ये और ये कैंसल होगा,
11 इंटू 10⁻⁻2 9, ये आपको देगा 1.22, इस तरह से रेकरिंग होगा इंटू 10⁻⁻2। इसको जब आप लिखेंगे इस फॉर्म में तो आपका ये आंसर होगा। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आयनिक इक्विलिब्रियम और सॉल्यूशन चैप्टर दोनों के कॉन्सेप्ट पे मिक्स्ड क्वेश्चन था। इसको आप अच्छे से समझ लें और अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब आवर चैनल yet, please subscribe and share it with your friends.